नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। अयोध्या भूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का 40वां दिन। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा, आज ही पूरी कर ली जाएगी सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2010 के फैसले को दी गई है चुनौती। आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम पर और कसा शिकंजा। प्रवर्तन निदेशालय ने भी चिदम्बरम को किया गिरफ्तार। तिहाड़ जेल में ही 2 घंटे की पूछताछ के बाद हुई गिरफ्तारी। राष्ट्र निर्माण के मूल में राष्ट्रवाद को रखना वीर सावरकर के ही संस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के अकोला में चुनावी रैली को किया संबोधित। एनसीपी प्रमुख शरद पवार की मुंबई, बीड और श्रीगोंदा में जनसभाएं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और बीएसपी प्रमुख मायावती आज हरियाणा में करेंगे प्रचार। न्यायिक प्रक्रिया को सरल और जन केंद्रित बनाने पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का जोर। बेंगलुरु की पीईएस यूनिवर्सिटी के विधि के छात्रों के साथ संवाद में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का संबोधन। कहा, न्याय देने वाले निकाय जनता के लिए हो सुगम, विश्वसनीय, पारदर्शी और समान। संसद और नागरिकों के बीच विश्वास को मजबूत बनाने में राज्यसभा टीवी की अहम भूमिका। सर्बिया में अंतर संसदीय संघ की 141वीं बैठक में राज्यसभा टीवी और उसकी भूमिका पर राज्यसभा महासचिव देश दीपक वर्मा का प्रेजेंटेशन। कहा, राज्यसभा टीवी के संपादकीय टीम को काम करने की है पूरी आजादी। अयोध्या भूमि विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज 40वें दिन सुनवाई जारी है और इस मामले पर सुनवाई आज पूरी होगी। आज सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने साफ कर दिया है कि अब बहुत हो चुका है। इस मामले की सुनवाई आज शाम 5 बजे पूरी हो जाएगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने इसी साल 6 अगस्त से रोजाना सुनवाई शुरू की थी। इस विवाद का मध्यस्थता के जरिए समाधान खोजने का प्रयास विफल होने के बाद संविधान पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सितंबर 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 14 याचिकाओं पर रोजाना सुनवाई शुरू की थी। अयोध्या विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 30 सितंबर 2010 को फैसला सुनाया था। इसके मुताबिक 2.77 एकड़ विवादित जमीन को 3 बराबर हिस्सों में बांटने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने कहा था कि जिस जगह रामलला की मूर्ति है उसे रामलला विराजमान को दिया जाए, तो वहीं सीता रसोई और राम चबूतरा वाला हिस्सा निर्मोही अखाड़े को दिया जाए, जबकि बाकी की 1/3 जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जाए। लेकिन सहमति नहीं बनने पर रामलला विराजमान और हिंदू महासभा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। बाद में इस मामले में कई और पक्षकारों ने याचिकाएं लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2011 को इस मामले में हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई करने की बात कही थी। और इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता बिपिन चौहान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे रुख करते हैं बिपिन का। बिपिन, अयोध्या केस में सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आज सुनवाई पूरी कर ली जाएगी। क्या कुछ हुआ कोर्ट परिसर में और क्या कुछ दलीलें दोनों पक्षों की तरफ से अब तक रखी गई हैं? अंकिता, जिस तरह से संवैधानिक पीठ ने साफ कर दिया है कि आज शाम तक इस पूरे मसले पर सुनवाई पूरी कर ली जाएगी, तो सभी पक्षों को बराबर और समय दिया गया है जिसमें अपनी पूरा कॉन्क्लूड कर दें। वो इस पूरे विवाद में जितना भी उन्हें पक्ष रखना है वो रख सकते हैं। और एक बात और, जो यहाँ पर मध्यस्थता पैनल ने भी अपनी रिपोर्ट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड विवादित स्थल से दूसरी तरफ जमीन लेने के भी पक्ष में नजर आया था जब मध्यस्थता की गई थी। हालांकि उस मध्यस्थता में बहुत सारे हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष नहीं शामिल हुए थे, लेकिन आज जिस तरह से सुनवाई चल रही है और जैसे इस पर लगातार चीफ जस्टिस भी लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं और सभी
एक तरह से आस्था, विश्वास और इतिहास को सभी पक्षों ने अपनी इस पूरी की पूरी दलीलों में शामिल किया है। और जिस तरह से दलील दी गई है वो साफ करता है कि सभी अपना दावा मजबूत कर रहे हैं और किसी भी तरह का कोई विवाद ना हो। इसी को लेकर इस फैसले पर जब भी फैसला आएगा इस पर कोई विवाद ना हो। मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर भी चर्चा हुई है, क्योंकि सिविल डिस्प्यूट में मोल्डिंग ऑफ रिलीफ सभी पक्षों को कहीं ना कहीं सहमति की तरफ ले जाते हुए कोई फैसला लेने की बात में शामिल किया जाता है। बिल्कुल, तो आज इस पूरे मामले को लेकर बिल्कुल विपिन, तो इतिहास में सबसे लंबे चलने वाले मामलों में से एक है जिस पर आज सुनवाई पूरी हो जाएगी। चलिए विपिन, नजर बना के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावी रण की। विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी आज मुंबई और बीड में जनसभाएं करने वाले हैं। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और बीएसपी प्रमुख मायावती आज हरियाणा में चुनाव प्रचार कर रही हैं। आइए आपको सबसे पहले बात करते हैं यहां पर महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब चुनाव प्रचार में महज कुछ दिन शेष बचे हैं। सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में अकोला में चुनाव रैली को संबोधित किया उन्होंने, और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज मैं आपके सामने पहले से ज्यादा मजबूत सरकार बनाने के लिए, मजबूत इरादों वाली सरकार बनाने के लिए, आपके साथ मजबूती से खड़े रहने वाली सरकार बनाने के लिए आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 को लेकर भी विपक्षी दलों पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये वीर सावरकर के ही संस्कार हैं कि राष्ट्रवाद को हमने राष्ट्र निर्माण के मूल में रखा है। ये वीर सावरकर के ही संस्कार है जो राष्ट्रवाद को हमने राष्ट्र निर्माण के मूल में रखा है। भाई और बहनों, वहीं दूसरी तरफ कौन है? जरा एक एक चेहरा याद कीजिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर का कदम कदम पर अपमान किया, उनको दशकों तक भारत रत्न से वंचित रखा। ये वो लोग हैं जो वीर सावरकर को आए दिन गालियां देते हैं, उनका अपमान करते हैं। भाइयों और बहनों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान को पूरी तरह लागू करने के प्रयासों के विरोध के पीछे भी ऐसे ही लोगों की दुर्भावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के परतूर में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। एनसीपी की घड़ी है ना, घड़ी, उसमें 10 पर एक बड़ा भाई खड़ा है और छोटा भाई दूसरे 10 पे खड़ा है। मतलब कि बड़ा भाई भी 10 सीट लेके आएगा और छोटा भाई भी 10 सीट लेके आएगा। उनकी घड़ी में दिखा दिया है कि 10 सीट बड़े भाई की, 10 सीट छोटे भाई की। इससे आगे बढ़ने की संभावना नजर नहीं आ रही है। भाइयों बहनों, आज मराठावाड़ में क्या हो रहा है? आज यहां ग्रामीण सड़कों, स्टेट और नेशनल हाईवे से जुड़े ही करीब 50,000 करोड़ रुपए के काम हो रहे। 50,000 करोड़। संत गजानन महाराज के शेगांव से पंढरपुर को कनेक्ट करने के लिए
परतूर से होकर नेशनल हाईवे बन रहा है भाइयों। मराठवाड़ा में लोड शेडिंग की परेशानी से राहत मिली है। यहां किसान हो या उद्योग, बिजली के कनेक्शन से लेकर बिजली की कीमत तक में राहत मिली है। जालना में ही ड्राई पोर्ट बन रहा है, सीड पार्क बन रहा है, टेक्सटाइल पार्क, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, ये सारी सौगात आज यहां आपके घर में आ रही है भाई। इसके साथ ही ऑरिक सिटी के माध्यम से इंडस्ट्रियल टाउनशिप बन रही है, जिसका लाभ जालना को भी होने वाला है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कल महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार किया। राहुल गांधी ने यवतमाल और वर्धा में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। बेरोजगारी, किसानों और विकास के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। और अब बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भी चुनाव प्रचार तेज हो गया है। सभी पार्टियों के दिग्गज प्रचार में जुटे हुए हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह फरीदाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। जवान पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का खात्मा बुलाकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर वापिस आए। और जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करी, कांग्रेस के अध्यक्ष उस वक्त राहुल गांधी थे। उन्होंने कहा, आप जवानों की खून की दलाली करते हो। मित्रों, ये हरियाणा वीर भूमि, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां से कोई गांव का बेटा शहीद नहीं हुआ है। भारत की रक्षा करते करते अपना सर्वोच्च बलिदान नहीं दिया है। मित्रों, मैं आज पूछने आया, राहुल गांधी जी, जवानों की शहीदी की भावना को आप दलाली शब्द प्रयोग करते हो। कभी जब जवान शहीद होता है, उसकी बूढ़ी मां के आंख में आंसू देखे हैं? उसकी विधवा का आक्रंद आपने देखा है? उसके यतीम बच्चों का रोना आपने कभी सुना है क्या? आपको मालूम नहीं है, आपकी सरकारों ने कभी नहीं हुआ किया। नरेंद्र मोदी जी ने अपने जवानों के खून का बदला लेकर पाकिस्तान को जवाब देने का काम किया। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती भी आज हरियाणा में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने वाली हैं। फरीदाबाद जिला हरियाणा की औद्योगिक नगरी के तौर पर जाना जाता है। दिल्ली से सटे होने के कारण एनसीआर के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र का रुतबा और बढ़ जाता है। दिल्ली से करीब होने की वजह से फरीदाबाद की बडखल विधानसभा सीट राजनीतिक सुर्खियों का केंद्र बनी रहती है, जहां इस बार त्रिकोणीय लड़ाई है। हरियाणा की अहम सीटों में शुमार बड़खल विधानसभा सीट पर बीजेपी काबिज है। 2014 में बीजेपी की सीमा त्रिखा ने 70,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। पार्टी ने इस बार भी उन पर ही भरोसा जताया है। वहीं कांग्रेस ने सीमा त्रिखा के खिलाफ विजय प्रताप सिंह को उतारा है। हम आंकड़ों के बेस पे भाई हमने ये डेवलपमेंट किया है, तुलना कर ले कि कांग्रेस के शासन में कितना काम हुआ है और बीजेपी ने क्या किया। रिपोर्ट कार्ड के आधार पर हम चुनाव में जा रहे हैं। चुनौती में किसी को नहीं मान रहा, ये तो जनता ने तय करना कौन चुनौती है। हम तो अपने विजन के साथ इस चुनाव में उतरे हुए हैं, लोगों के विश्वास के साथ उतरे हुए हैं।
बड़खल से कुल 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इनमें INLD के अजय बड़ाला, BSP के मनोज चौधरी और JJP के इस्लामुद्दीन शामिल हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी धर्मवीर भड़ाना को प्रत्याशी बनाया है। हमारी किसी से कोई चुनौती नहीं है, पब्लिक साथ है, पब्लिक दुखी है। पूरे 5 साल भाजपा सरकार ने लोगों को बिजली पानी के लिए तरसाया है। ईमानदार नेता हो तो सब कुछ संभव है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के जो काम किए उन्हीं मुद्दों पर यहाँ चुनाव लड़ रही है और दिल्ली की तर्ज पर ही यहाँ पर विकास कराएगी। दिल्ली NCR में पर्यटकों के लिए कभी आकर्षण का केंद्र रही बड़खल झील अब सूख चुकी है और विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर बीजेपी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। इसके अलावा बुनियादी सेवाओं के मुद्दे पर भी खट्टर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। वहीं बीजेपी का दावा है कि बड़खल झील को उसके पुराने स्वरूप में लाने के लिए राज्य सरकार ने कई कदम उठाए हैं और इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों के जल्द ही नतीजे भी सामने आएंगे। मोहम्मद फातिह टीपू, राज्यसभा टीवी। और अब रुख करते हैं कुछ और अहम खबरों का। INX मीडिया धन शोधन मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री P चिदम्बरम की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री P चिदम्बरम को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल में 2 घंटे चली पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। ED ने अभी सिर्फ कागजों पर गिरफ्तारी की है और उन्हें कोर्ट के आदेश के बाद जेल से बाहर लाया जाएगा। चिदम्बरम से पूछताछ करने के लिए ED के 3 अधिकारियों की टीम तिहाड़ जेल गई थी। P चिदम्बरम को CBI ने 21 अगस्त को उनके घर से गिरफ्तार किया था। चिदम्बरम तभी से न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए हैं। कैबिनेट मामलों की संसदीय समिति की आज बैठक होनी है, जिसमें संसद के शीतकालीन सत्र की तिथियों के बारे में विचार विमर्श किया जा सकता है। सरकार सत्र के दौरान 2 महत्वपूर्ण अध्यादेशों को कानून में बदलना चाहती है। इनमें एक अध्यादेश सितंबर में जारी किया गया था, जिसमें आयकर अधिनियम 1961 और वित्त अधिनियम 2019 में संशोधन किया गया था। दूसरा अध्यादेश ई-सिगरेट पर प्रतिबंध से जुड़ा हुआ है। CCPA की बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर होगी, जो इस समिति के अध्यक्ष हैं। संसद की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति ने 2019-20 के दौरान जांच पड़ताल के लिए 6 विषयों को चुना है। राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव की अध्यक्षता वाली इस समिति ने कैंसर उपचार के लिए सामर्थ्य और आयुष्मान भारत जैसी महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन के साथ जेनरिक दवाओं को प्रोत्साहन विषय की पड़ताल करेगी। समिति ने चिकित्सा उपकरणों के विनियमन और नियंत्रण और जापानी इंसेफेलाइटिस के टीकाकरण और रोकथाम की तैयारियों की भी गहन पड़ताल का फैसला किया है। आयुष मंत्रालय से भी समिति ने आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी दवाइयों की गुणवत्ता नियंत्रण विषय पर चयन किया है। संसद की रक्षा संबंधी स्थायी समिति 2019-20 के दौरान 16 अहम विषयों की पड़ताल करेगी। लोकसभा सांसद जुएल ओरांव की अध्यक्षता वाली इस समिति ने पहली बार इतने विस्तृत विषयों का चयन किया है। इसमें आयुध कारखानों, कैंटोनमेंट बोर्ड, सेना की जमीनों का प्रबंध और सेना की भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा भी शामिल है। समिति रक्षा सेवाओं की शिकायत निवारण और NCC की भी समीक्षा करेगी। साथ ही समिति के विषयों में फौजियों के लिए राशन की व्यवस्था की पड़ताल, मेक इन इंडिया, तटीय सुरक्षा की समीक्षा, रक्षा उत्पादन में चुनौतियां, रक्षा उपक्रमों का आधुनिकीकरण और रक्षा सेवाओं में शिकायत निवारण तंत्र भी शामिल है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। अनंतनाग के पजलपोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने यहां सर्च ऑपरेशन चलाया और इसी दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने बेंगलुरु की PES यूनिवर्सिटी के विधि विभाग के युवा छात्रों से मुलाकात की।
इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे स्वाधीनता आंदोलन के सभी प्रमुख नेता जैसे महात्मा गांधी, सरदार पटेल, बाबा साहेब अम्बेडकर, राजाजी सभी विधिवेत्ता थे। कानून की उनकी गहरी समझ ने ही उन्हें ब्रिटिश शासन के औपनिवेशिक चरित्र और उसके कारण भारतीयों के शोषण को समझने का अवसर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया सरल और जन केंद्रित होनी चाहिए। कानून को लागू करने वाली संस्थाएं और न्याय देने वाले निकाय जनता के लिए सुगम हो, विश्वसनीय, पारदर्शी और समान हो। इस लिहाज से अभी बहुत कार्य किया जाना बाकी है। I feel these examples are sufficient to highlight the role of a lawyer can play, rather should play, in guiding and shaping the society. As lawyers, you will be important stakeholders in ensuring that people have access to justice. It is very important that justice reaches the last man, as it forms the basis of a stable and prosperous society. Sense of injustice often leads to alienation and sometimes even depression, and also creates unrest. That's why my firm belief is that the judicial process must become more people-friendly. The law enforcing machinery and the justice dispensing structures must be accessible, credible, equitable, and transparently even-handed. There is a lot of ground we have to convert in this regard. The Chief Justice of India has recently talked about heavy pendants of cases in various courts. बेलग्रेड में अंतर संसदीय संघ की 141वीं बैठक में राज्यसभा टीवी और उसकी भूमिका पर महासचिव देश दीपक वर्मा ने प्रेजेंटेशन देते हुए कहा कि राज्यसभा टीवी की संपादकीय टीम को काम करने की पूरी आजादी है। राज्यसभा के महासचिव ने चैनल पर संसदीय कार्यवाही के प्रसारण की शुरुआत से लेकर अब तक के सफर की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चैनल ने नागरिकों और संसदीय संस्थानों के बीच संबंधों को व्यापक और मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त किया है। सर्बिया के बेलग्रेड में अंतर संसदीय संघ की 141वीं बैठक से जुड़े एक सत्र में संसद और लोगों के बीच मजबूत विश्वास बढ़ाने में राज्यसभा टीवी और उसकी भूमिका पर राज्यसभा महासचिव देश दीपक वर्मा ने प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने जानकारी दी कि राज्यसभा टीवी संसद के उच्च सदन द्वारा संचालित चैनल है। इसका मकसद संसद और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है। संसद और लोगों के बीच निरंतर संचार और सहभागिता की आवश्यकता है और संसद के कामकाज की व्यापक और सकारात्मक प्रस्तुति के लिए ये बेहद जरूरी है। There would be a need for dedicated parliamentary television channel for two reasons. One, that we decided to have a simultaneous telecast of the proceedings of the House, both Lok Sabha and the Rajya Sabha. So we wanted to have a simultaneous telecast of the channel, parliamentary proceedings. Also to cover all other activities of the parliament, like to give publicity to important committee reports, to highlight the work done by members during the legislative period. उन्होंने कहा कि संसदीय कार्यों की पर्याप्त और सटीक जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से लोगों में अक्सर राजनीति को लेकर नकारात्मक सोच बन जाती है। यही वजह है कि संसदीय टीवी चैनलों की आवश्यकता महसूस हुई। इसके अलावा संसदीय कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने, महत्वपूर्ण समिति से जुड़ी रिपोर्ट आमजनों तक पहुंचाने, संसदीय समितियों में अंतर सत्र अवधि के दौरान सदस्यों द्वारा किए गए कार्यों को उजागर करने, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रतिनिधिमंडल स्तर का दौरा, संसदीय लोकतंत्र के सकारात्मक पहलुओं को उजागर करने, नागरिकों को विशेष रूप से युवाओं को देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था में रुचि के लिए प्रोत्साहित करने, डिजिटल रूप में संसदीय कार्यवाही को एकत्र करने के लिए भी इसकी जरूरत महसूस हुई। इस मौके पर राज्यसभा महासचिव देश दीपक वर्मा ने संसदीय कार्यवाही के प्रसारण की शुरुआत से लेकर अब तक के सफर की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि अपने गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रमों की वजह से राज्यसभा टीवी ने लोगों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। The RSTV popularity has grown only because of the very dignified, informed discussions, very analysis by the experts of the parliamentary proceedings. In a way, it has also helped the parliamentarians also to improve their work, because there are lots of feedback now that they get from the parliamentary telecast, and they are able to articulate
when they speak in the parliament. So that advantage is also coming to the parliamentarians. It has also helped in narrowing the communication gap between people and the parliament, paving the way, as I said, for broadening and strengthening relationship between citizens and parliamentary institutions. उन्होंने बताया कि राज्यसभा टीवी के संपादकीय टीम को काम करने की पूरी आजादी है। इन चैनलों पर भारत सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष के अधीन ये चैनल काम करते हैं। And as I told you that this channel, in its management, in its day-to-day running, there is no control of the government. So therefore, the channel has the liberty to invite the experts from other fields, and it is always done. In fact, I will encourage you to log on to this channel's website or maybe live telecast in some other places, and you can see it for yourself that people who are totally opposed to a certain bill or to the government, even they are given opportunity and they can express their views. 2010 में अपनी शुरुआत के बाद से राज्यसभा टीवी संसद और नागरिकों के बीच संचार का एक विश्वसनीय और उत्तरदायी चैनल बनकर उभरा है। राज्यसभा टीवी की बढ़ती लोकप्रियता की वजह इसके गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रमों, संसदीय कार्यवाही के निर्णायक विश्लेषण, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर विशेषज्ञों, गैर पक्षपातपूर्ण, सभ्य और सूचनात्मक बहस, गरिमापूर्ण और पैनल चर्चा की वजह से दर्शकों में ये खासा लोकप्रिय है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सर्बिया के बेलग्रेड में अंतर संसदीय संघ की 141वीं चल रही बैठक में लोकसभा अध्यक्ष ने स्पीकर्स डायलॉग ऑन गवर्नेंस में हिस्सा लिया और उन्होंने विकास और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतकों पर, भारत की आर्थिक वृद्धि और उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। लोकसभा अध्यक्ष ने ईरान की इस्लामिक संसद के अध्यक्ष अली आर्देशिर लारिजानी के साथ बैठक की और आपसी हित में संबंधित द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। दुनिया भर में आज विश्व खाद्य दिवस मनाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट किया कि विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर देश और समाज की खाद्यान्न सुरक्षा का विचार किया जाए। हमारे समाज को भूख और कुपोषण के अभिशाप से मुक्त करने के लिए अभिष्ट प्रयास करें और सुनिश्चित करें कि निकटवर्ती समुदाय में कोई भूखा न रहे। और नोएडा के सेक्टर 38A में जमीन से 160 फीट की ऊंचाई पर बना रेस्टोरेंट इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। आपको छोड़े जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नोएडा सेक्टर 38A में बने इस रेस्टोरेंट का नाम है फ्लाई डाइनिंग। जमीन से 160 फीट ऊपर इस रेस्टोरेंट में खाने का एक अलग ही आनंद है। हवा में आपको मॉकटेल, स्टार्टर, मेन कोर्स और डेजर्ट सब कुछ परोसा जाएगा। साथ ही फोटोग्राफी मुफ्त में की जाएगी। ये रेस्टोरेंट शाम 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक सेवाएं देती है। एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। पहले तो थोड़ा सा डर लग रहा था, पर इनको तो लास्ट तक डर लगता था, बट स्टिल इट वाज अमेजिंग। खाना बहुत अच्छा है एंड द क्रूज आल्सो वेरी गुड। एडवेंचर डाइनिंग के साथ साथ यहाँ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। फ्लाई डाइनिंग के स्टाफ को जर्मनी के विशेषज्ञों ने ट्रेन किया है। डाइनिंग की प्रत्येक सीट में बकलिंग लॉक जैसे फीचर हैं। ट्रेन के अलावा दूसरे तमाम उपकरणों की रोज जांच की जाती है। इन्हें जर्मनी में आजमाने और प्रमाणीकरण के बाद ही यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। बेल्ट भी हम लोग 3 बार चेक करते हैं। हमारे सेफ्टी की टीम को ट्रेनिंग ऐसी दी गई है कि एक एक चेयर पे जो बैठा है उसको 3 बार कम से कम आप चेक करके तब ऊपर भेजो। और सर्टिफिकेट भी हमारे पास TUE के हमारे पास ऑलरेडी मिले हुए हैं हमें। इस रेस्टोरेंट में एक बार में 24 लोगों के बैठने और स्वादिष्ट भोजन करने की व्यवस्था है, जिसके लिए आपको खर्च करने होंगे 2,499 रुपये। यहाँ सिर्फ 12 से 85 साल के लोगों को ही एंट्री दी जाती है। flydining.com पर इस रेस्टोरेंट की टिकट आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको बुकिंग टाइमिंग से 30 मिनट पहले यहाँ पहुँचना होगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, एडवेंचर से भरपूर स्वादिष्ट खाने को यहाँ परोसा जा रहा है। जमीन से 160 फीट की ऊंचाई पर बना यह रेस्टोरेंट लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ कुणाल सिंह, राज्यसभा टीवी,
नोएडा।